हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी पर मैं स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीटेट पेपर 1 के लिए गणित का पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, जिसमें 15 प्रश्न होंगे। तो चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 15 में से आपके कितने सही हुए हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना। तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, उसके बाद प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, उसके बाद प्रामाणिक इकाई को विकसित करना। प्रामाणिक इकाई को विकसित करना, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना या तुलना करना। लास्ट ऑप्शन है प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, प्रामाणिक इकाई को विकसित करना, तुलना करना। तो बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन से क्रम वाला सही होगा? तो आपको आंसर बताना है 32 का। तो 32 का आप आंसर करें। ये फर्स्ट से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 32 क्वेश्चन पर पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 1 ही है। बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? बताइए, आप इसका आंसर करें। इसका राइट आंसर होगा आपका सेकेंड। क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? प्राथमिक स्तर पर लंबाई मापन विषय पढ़ाने के क्रम में निम्नलिखित श्रेणी क्रम उत्तम है। सबसे पहले तुलना करना, ठीक, तुलना करना, अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रामाणिक मापों का उपयोग करना। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? तुलना करते हैं, ठीक है। उसके बाद अप्रामाणिक मापों का उपयोग करेंगे, उसके बाद प्रामाणिक मापों का उपयोग करेंगे, फिर प्रामाणिक इकाई विकसित करना है, ठीक। तो ये था फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है प्रक्रियात्मक ध्येय, सुव्यवस्थित ध्येय, सामाजिक ध्येय, विषयात्मक ध्येय। बताइए, 33 का आंसर करें। इसका राइट आंसर होगा आपका 4। इसका राइट आंसर होगा 33 का। तो मैं छोटा कर दूँ, अब दिख रहा है, दोनों दिखेगा, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर है 4, विषयात्मक ध्येय। दिया गया अधिगम उद्देश्य विषयात्मक ध्येय का उल्लेख करता है। विद्यार्थी विषय की संकल्पना को समझता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 34 नंबर। कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? मोतियों की माला, बिंदु शीट जिसे डॉट पेपर भी बोलते हैं, गिनतारा, द्विमुखी पटल यानी काउंटर। तो 34 का आप आंसर बताएं। 34 का आपका राइट आंसर होगा सेकेंड, बिंदु शीट, डॉट पेपर। सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए बिंदु शीट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का आता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है विश्लेषण और संप्रेषण में, वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, मित्रों को सहयोग देने में। तो 35 का आप आंसर करें। तो चलिए इसे आंसर निकालते हैं, क्या हो सकता है। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या, ठीक है। शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। क्या प्रोत्साहित करता है? विश्लेषण और संप्रेषण में। चलिए इसे मानते हैं, आगे पढ़ते हैं। वे संख्याएं लिखने में जिसमें शून्य हो, नहीं। वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, ऐसी सारी संख्या के अंत में तो शून्य नहीं आएगा, है ना। और वे संख्याएं लिखने
में जिनमें शून्य हो सिर्फ उसी के लिए हम करेंगे क्या वाद विवाद? नहीं। मित्रों को सहयोग देने में, ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा फर्स्ट वाला, ठीक है। इसका आंसर भी होगा फर्स्ट, विश्लेषण और संप्रेषण में। यानी वाद विवाद संबंधी क्रियाकलाप बच्चों में विश्लेषण और संप्रेषण को बढ़ावा देता है। जहाँ पे वाद और विवाद होगा वहाँ पे बच्चों को विश्लेषण और संप्रेषण को क्या करता है? बढ़ावा देता है, ठीक है। विषय की व्याख्या करने और अपनी बात दूसरे को समझाने में मदद मिलती है। समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 36 नंबर। और 36 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है लेखन अक्षमता डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता डिस्कैलकुलिया, स्थानिक संगठन में असमर्थता, पठन अक्षमता डिसलेक्सिया। तो बताइए 36 का आंसर करें। 36 का क्वेश्चन आराम से पढ़े। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, यानी शिक्षार्थी को किसमें में? परिकलन में, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परिकलन यानी गणना करना। तो गणना करना किस में आता है? गणित में। तो गणित के में असमर्थ है तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिसकैलकुलिया, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। डिस्ग्राफिया होता है लेखन अक्षमता में, ठीक। और डिसलेक्सिया होता है पठन अक्षमता में। ये पहले का प्रैक्टिस सेट है इसलिए इसमें लेखन क्षमता के साथ डिस्ग्राफिया भी दिया हुआ है। लेकिन अब जो आते हैं 18, 19, 20 में जो है ना, तो उसमें सिर्फ डिस्ग्राफिया लिखा रहेगा, डिसकैलकुलिया लिखा रहेगा, डिसलेक्सिया रहेगा, पठन अक्षमता या गणितीय क्षमता, लेखन क्षमता साथ में नहीं रहेगा, ठीक, नहीं रहता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यावहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। 37 का आंसर करें, जिसका राइट आंसर होगा आपका 3। इसका राइट आंसर है 3, है ना। मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक उपकरणों के उपयोग से बच्चे मूल गणितीय संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, है ना। यानी व्यवहारिक अपने व्यवहार में जो उनके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है तो उससे वो बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। व्यवहारिक उपकरण कहने का मतलब है ना, यानी डेली लाइफ में उनका उपयोग होता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? अब 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे? कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। 15 गुना 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 38 का आप आंसर करें। तो चलिए निकालते हैं 38 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? खुला अंत वाला समझ लेना, ओपन इंडेड, ठीक है, यानी जिसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो 15 गुने 3, 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे? एक हो गया, कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात करना। 15 गुने 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए 38 का राइट आंसर होगा फर्स्ट। आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे? तो 15 को 3 से गुना अलग अलग प्रकार से भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अलग प्रकार से करें और आप अलग प्रकार से करें। कोई ऐसे भी कर सकते हैं 3 × 15, कोई ऐसे भी कर सकते हैं 15 × 3, कोई ऐसे भी कर सकते हैं 15 + 15 + 15, है ना, इस तरह से। तो इसका राइट आंसर हो गया 38 का, आपका हो गया फर्स्ट। खुले अंत वाले प्रश्नों में प्रश्नों को हल करने की न तो कोई निश्चित विधि होती है और न ही कोई एक निश्चित उत्तर ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात प्रश्न हल करने की विधियों एक से अधिक हो सकती है तथा प्रश्न के उत्तर भी एक से अधिक हो सकते हैं। अतः उत्तर विकल्प एक सही है। यहाँ हम 15 को 3 से गुना 4 प्रकार से कर सकते हैं। 15 को 3 बार जोड़कर, जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है। 3 को 15 बार जोड़कर 15 + 15
प्लस 15 एक ही है ना, तो हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं 3 प्लस 3 प्लस 3, इसको 15 बार जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखें 4-5 प्रकार हो गया ना, 4 प्रकार हो गया, जिसमें से 3 मैंने बताया था, ये वाला 3 वाला भी हो गया। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। अब पहले समझना ये है कि खुला अंत वाला प्रश्न कहते हैं किसको है, इसे समझ लिया। इसका एक से अधिक उत्तर निकालने का तरीका हो सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है गणित में रुचि का अभाव, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, शून्य के महत्व की समझ का अभाव, पूर्ण समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव। तो 39 का आप आंसर करें, जिसका राइट आंसर होगा आपका 4। 39 का राइट आंसर क्या है? 4। पूर्ण समूहीकरण की प्रक्रिया का समझ का अभाव। ठीक, पूर्ण समूहीकरण की प्रक्रिया का समझ का अभाव। दी गई समस्या पूर्ण समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ के अभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो 40 का आंसर करें, जिसका राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए आवश्यक है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया गया हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे स्तर 1 विश्लेषण है, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन है, स्तर 3 औपचारिक निगमन है, स्तर 4 0 मानसिक चित्रण है। तो 41 का राइट आंसर होगा आपका 4। स्तर 0 मानसिक चित्रण है। आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत करना मानसिक चित्रण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न 42 गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना, गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। तो 42 का आपका राइट आंसर होगा 4। गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। संप्रेषण किसी भी विषय को सीखने में मददगार होता है। गणित की कक्षा में संप्रेषण से गणितीय संकल्पनाओं को समझने समझाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ हैं तो वह विभाजनात्मक अवस्था में है, उपादान अवस्था में है, संक्रियात्मक अवस्था में है, परिमाणात्मक अवस्था में है। 43 का आंसर करें। 43 का राइट आंसर होगा आपका 3। संक्रियात्मक अवस्था में है। संक्रियात्मक अवस्था में शिक्षार्थी, आइए संक्रियात्मक अवस्था को समझ लेते हैं। तो संक्रियात्मक अवस्था में शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर आधारित संक्रिय संपन्न करने में समर्थ होते हैं। इस प्रश्न को एकदम रख ले आप, बार बार आता है। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। उच्चतर गणित के लिए तैयारी, गणित के अमूर्त विचार जानना, कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना। 44 का आंसर करें, इसका राइट आंसर होगा आपका 3। कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। सेम टू सेम क्वेश्चन 2-3 एग्जाम के बाद में सेम टू सेम क्वेश्चन ये रिपीट है। ठीक है, तो इस तरह से प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपना तो क्षमता बढ़ेगा ही और
कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन एक जैसे आने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाते हैं। तो आपको एक नंबर जल्दी से मिल जाएगा, आपको समय भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, संरक्षण। तो 45 का यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका 4 संरक्षण। ठीक है, संरक्षण को छोड़कर अन्य सभी अर्थात पंक्तिबद्धता, गणना तथा अंक लिखना संख्याओं की समझ हेतु महत्वपूर्ण पहलू है। आइए इससे पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं 44 वाले पे, उसमें थोड़ा समझ लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणितीय खेल, पहेलियाँ और कहानियाँ बच्चों में सकारात्मक रुझान पैदा करने और गणित का रोजमर्रा की जिंदगी से संबंध जोड़ने में मददगार हो सकती है। अतः कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है 46। अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता है? गुणनफल, क्षेत्रफल, आयतन, गुणनखंड। तो 46 का आंसर करें। 46 का राइट आंसर होगा आपका 3 आयतन। 36 टाइलों को संभव आयतों में व्यवस्थित करने पर छात्र गुणनफल, क्षेत्रफल तथा गुणनखंड की संकल्पना को बेहतर तरीके से समझ सकेगा। तो आप कमेंट करके बताइए 15 में से आपके कितने सही हुए हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, क्योंकि आप बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके जाइए।